हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शांतनु प्रियदर्शी आप सभी लोगों को आज के इस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज मैं जिस जगह पे को एक्सप्लोर करने वाला हूं, ये पटना का सबसे फेमस पार्क है और इसे पटना का सबसे लॉन्गेस्ट पार्क भी बोला जाता है। तो दोस्तों, अब मैं इसका नाम बताने वाला हूं। तो इसका नाम जो है, इसका नाम इको पार्क है और ये जो पार्क है पटना के सचिवालय के पास स्थित है। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी के साथ मिलकर इस पार्क को एक्सप्लोर करने वाला हूं। जब आप यहां आते हो तो आपकी जो गाड़ी की पार्किंग है वो आपको यहां पे मिल जाएगी पार्क करने के लिए। इससे ये बेनिफिट होता है कि मतलब कि हम अपना पूरी तरीके से यहाँ पे अपना टाइम बिता सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी के साथ मिलकर इस पार्क को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस पार्क में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले हमें MiG-21 देखने के लिए मिलता है। तो इस MiG-21 के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो MiG-21 है, इसी से अभिनंदन वर्तमाने ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को मार गिराया था। तो दोस्तों, जब हम MiG-21 को देखकर आगे बढ़ते हैं तो हमें एक सेक्शन मिलता है जहाँ पे ये सेक्शन है जहाँ पे जिप लाइनिंग और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो कि करने के लिए यहाँ पे मिलता है और इसका जो फेयर है वो 100 रुपीज़ है। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को इस पार्क में मौजूद जो बच्चों को खेलने के लिए सेक्शन है उसे दिखाने वाला हूँ। तो आप क्लियरली देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं जो इस झूले को एंजॉय कर रहे हैं और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि इस जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आपको सिर्फ 12 साल के बच्चे ही अलाउ हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और मैं इसका और भी आप सभी को झलक दिखाता हूँ। और इसमें बहुत सारे चीज़ लगाए गए हैं जो कि तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैन धर्म में 24 तथाकर हुए हैं और उन्हें जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है उस वृक्ष को इस पार्क में इंक्लूड किया गया है और उन सभी 24 वृक्ष को यहाँ पे लगाया गया है और एक साथ लगाया गया है और किन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे नॉलेजेबल चीज़ भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो अब मैं आप सभी को यहाँ का जो जैन धर्म के जो लोग, जितने भी तीर्थकर लोग थे, उन्हें जिस वृक्ष के नीचे भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ और उस चीज़ को भी दिखाने वाला हूँ जिस पे ये सारा डिटेल दिया गया है। तो कुछ इस तरह से इस जगह इन्हें प्लांट किया गया है जो कि काफ़ी ही इस जगह देखने में यहाँ से काफ़ी ही अच्छा लगता है। और जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे शास्त्र के बारे में बताए गए हैं और यहाँ पे काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ दिए गए हैं। तो मैं आप सभी को 1 बाय 1 करके आप सभी को सारे डिटेल्स के साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को आगे लेकर बुद्ध वाटिका के पास पहुंच गया हूं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आप सामने वृक्ष देख रहे हैं, इसी तरह के वृक्ष के बीच के नीचे बौद्ध भगवान को दीक्षा प्राप्त हुई थी। तो उसी वृक्ष के पेड़ को यहाँ पे लगाया गया है और इसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो आप क्लियरली इसे पॉज
करके देख सकते हैं। तो दोस्तों बुद्ध वाटिका के ठीक सामने एक गुरु वाटिका है, और ये जो गुरु वाटिका है ये सिख धर्म से रिलेटेड है। तो अब मैं आप सभी को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो गुरु वाटिका में खालसा का प्रतीक चिन्ह खंडा को हरे एवं लाल रंग के हेज के माध्यम से दर्शाया गया है। ये जो खंडा है ये सिख विचारधारा का मुख्य प्रतीक चिन्ह है। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब मैं इस पार्क में मौजूद एक झील के पास पहुँच गया हूँ, और ये इस झील में आप सब जब यहाँ आते हैं तो आप सभी को इस झील में बोटिंग करने का भी मौका मिलेगा, जिसका फेयर आधे घंटे का यानी कि 30 मिनट्स का फेयर 2 सीटर का 80 रुपीज़ है, और 4 सीटर का 30 मिनट्स के लिए 100 रुपीज़ है। और दोस्तों इस लेक के पास जब आप बैठ कर इस लेक में देखते हो तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि जब आप सामने देख रहे होंगे कि ये जो बत्तख है एक लाइन से जब लगकर एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए एक लाइन से लगकर जब सामने की तरफ चलती है तो सच में भाई दिल में बहुत सुकून मिलता है। तो दोस्तों अब मैं इको पार्क में मौजूद लेक को देखकर आगे जब बढ़ा तो थोड़ा ही सा आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि इस पार्क को 2 भागों में बांटा गया है, और इस पार्क में दूसरे साइड जाने के लिए एक काफ़ी बढ़िया अंडरपास दिया गया है। तो अब मैं उस अंडरपास से होते हुए और आप सभी को उस अंडरपास से होते हुए अब दूसरे सेक्शन जो या फिर कह सकते हैं कि इस पार्क के दूसरे भाग में ले चलता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इस पार्क को आधा घूम चुका हूँ, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो पार्क है इसमें काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, और काफ़ी इसकी खूबसूरती को मेंटेन करके रखा गया है। और पटना के जो लोग हैं इस पार्क को साफ़ सफाई रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी किए हैं। मैंने जितना भी देखा तो मुझे यही लग रहा था, जो भी लोग कुछ भी खा रहे थे तो उसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डस्टबिन में डाल रहे थे। कहीं से अगर कुछ चीज़ नीचे गिर भी जाती थी तो वो लोग खुद से उठाकर डस्टबिन में डाल सकते थे। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के लोगों के बीच सिविक सेंस ज़्यादा देखने के लिए मिला, और ख़ास करके ये जो पार्क है इसमें साफ़ सफाई का काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया। तो दोस्तों अब मैं अंडरपास को पार करके इस इको पार्क के दूसरे वाले भाग में आ गया हूँ, और जैसे ही हम अंडरपास को पार करते हैं वैसे ही सामने मुझे एक फाउंटेन देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आप सभी को उस फाउंटेन का एक नज़ारा दिखाता हूँ। आप सभी को जैसे ही अंडरपास से बाहर निकलिएगा वैसे ही आपको राइट साइड में एक काफ़ी ही बहुत बड़ी मूर्ति देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और अब मैं आप सभी को ये मूर्ति को भी पूरे डिटेल से दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये जो मूर्ति है ये मगध के राजा शैलेश का ये मूर्ति है, और इसे बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लोग संगीत के ज़्यादा प्रेमी हैं उन सभी के को ध्यान में रख कर इस पार्क को बनाया गया है, क्योंकि जब आप इस पार्क में घूमने के लिए आते हैं तो आपको बहुत सारे साउंड
इसमें लगाए गए हैं और उससे काफ़ी एक धीमी गति में काफ़ी एक अच्छी म्यूजिक सुनाई देती है। तो इससे इस पार्क में घूमने का आनंद ही कुछ और हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस पार्क में, इको पार्क में जितनी भी बिजली की आपूर्ति है इसे सोलर पैनल के द्वारा पूरी की जाती है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी और एक गवर्नमेंट या फिर इस पार्क का एक पहल जो लगा वो मुझे काफ़ी ही अच्छा लगा। तो अब मैं आप सभी को इस पार्क का काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से बेस्ट जो बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं या फिर प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, उससे बनाया गया है। और ये काफ़ी देखने में यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपसे यही बोलने वाला हूँ कि जब भी आप पटना हो तो पटना के इको पार्क को ज़रूर विजिट करो। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे फैमिली भी इस पार्क को विजिट करते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि ये यंग जनरेशन के बीच ही ये पार्क फेमस है। यहाँ पे सारे जनरेशन के लोग यहाँ पे जब मैं घूमने आया तो मुझे देखने के लिए मिले हैं। तो अब मैं आप यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों फाइनली अब यहाँ आकर थोड़ा मैं रेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यू इस जगह को एक्सप्लोर करते करते काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। तो अब मैं इस जगह पे जिस जगह पे पहुँच गया हूँ, इको पार्क का सेकंड वाला जो भाग है, सेकंड वाला जो पार्ट है इको पार्क का, उसे आप पूरी क्लियरली तरीके से देख सकते हैं। और जब आप यहाँ पे बैठ कर के देखते हो तो आपको यहाँ का पूरा इको पार्क जो सेकंड वाले पार्ट इको पार्क का सेकंड पार्ट है उसे आप पूरी तरीके से व्यू कर सकते हो, पूरी तरीके से वॉच कर सकते हो, पूरी तरीके से देख सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपका भाई शांतनु इस वीडियो का अंत करता है और मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।